Hello everyone, I hope you all are doing well at your homes, and I am your assistant teacher. We will discuss about industries that we will discuss in our last lectures also, and this one is for class 8th subject geography. Today we will discuss about the distribution of major industries, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कैसे होता है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, कोई भी जो इंडस्ट्री है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके जो काम हैं, उनके जो वर्क हैं, उनके जो प्रोडक्शन के लेवल्स हैं, उनके जो प्रोसीजर्स हैं, उनको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें. जैसे वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो क्या है, हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. कोई भी इंडस्ट्री है, सभी इंडस्ट्रीज़ का ब्लड इसको कहा जाता है कि ये क्या करती है, एज अ बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ ये काम करती है. जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बैकबोन के रूप में ये काम करती है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पे उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उसमें जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें जो मशीनरीज यूज़ की जाती हैं वो सारी की सारी किस चीज़ से बनती हैं, आयरन एंड स्टील से बनती हैं. तो हर एक इंडस्ट्री का बैकबोन इसको कहा जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. और जैसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारी की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी. ये मेजर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काउंट इनको किया जाता है. और जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारी क्या हैं, ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बहुत पुराने टाइम से हैं. जबकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री है हमारी वो एक न्यूली फॉर्म है, नई फॉर्म है उसकी. वो अभी रिसेंट टाइम में ही, अभी कुछ ही टाइम पहले ही वो क्या हुई है, उसका स्टार्टिंग हुई है. जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेट करती है वो कौन कौन सी हैं, जर्मनी, USA, चाइना, जापान और रशिया हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसंट्रेट करती है हमारे इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, जापान में और ताइवान में. और बहुत बड़े बड़े जो हब्स हैं, जो इनके सेंटर्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के, वो है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया. मतलब कि इंडिया में जो हब है IT के लिए, जो मेन सेंटर है वो कहाँ है, बेंगलोर है. इसीलिए बेंगलोर हमारा क्या है, ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे हमारी क्या है, IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप है. सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. अब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो क्या है हमारी, इसके ब्लड के रूप में काम करती है, इंडस्ट्रीज़ के ब्लड के रूप में काम करती है, एज अ बैकबोन ये काम करती है. जितना भी जो इनपुट लगाया जाता है या जो प्रोसेस होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ की तरह इस इंडस्ट्री में भी क्या है, सब कुछ कंप्राइज किए जाते हैं. और ये क्या है, फीडर इंडस्ट्री है उन प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ पे इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है अदर इंडस्ट्रीज़ में. इनपुट क्या है इंडस्ट्रीज़ के, रॉ मटेरियल के रूप में, जैसे कि आयरन और कोल, लैमस्टोन, और इसके साथ साथ लेबर, कैपिटल, साइट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. जो प्रोसेस है आयरन और को स्टील में कन्वर्ट करने का, इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. और जो रॉ मटेरियल लगाया जाता है वो उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस किया जाता है उसका, जहाँ पे इसमें जो ब्लास्ट फर्नेस किया जाता है, इसका ब्लास्ट फर्नेस के बाद सबसे पहले इसको ब्लास्ट फर्नेस किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको ज़मीन से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है. उसके बाद इसका ब्लास्ट फर्नेस किया जाता है. ब्लास्ट फर्नेस के बाद इसकी स्मेल्टिंग होती है और स्मेल्टिंग के बाद इसको अलग किया जाता है, सेपरेटेड किया जाता है आयरन को आयरन ओर से. और इस तरह से हमें क्या मिलता है, प्योर आयरन हमें आयरन ओर से मिल जाता है. और फिर जो सेपरेटेड आयरन होता है उसको क्या किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. जो स्टील है वो क्या होता है हमारा, आयरन का तो हमने डिस्कस कर लिया कि आयरन का क्या किया जाता है
कि लैंड से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ब्लास्ट फर्नेस किया जाता है, फिर उसके बाद इसकी स्मेल्टिंग की जाती है और उसके बाद आयरन और से आयरन को सेपरेट कर लिया जाता है। लेकिन जो स्टील है वो क्या है हमारा, स्टील क्या है हमारा, टफ होता है और इसको ईजिली शेप की जा सकती है। टफ है, ये क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये इसकी क्वालिटीज़ जिसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। टफ होता है, ईजिली शेप्ड होता है, इसको हम ईजिली कोई भी शेप दे सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं या फिर इसकी वायर्स भी बना सकते हैं। वायर्स कैन बी मेड, इससे हम क्या कर सकते हैं, वायर्स भी बना सकते हैं। स्पेशली क्या कर सकते हैं, जो एलॉय होता है स्टील का, स्टील क्या है, एक सिंगल कंपोनेंट नहीं होता है, सिंगल कंपोनेंट नहीं है। जो स्टील है हमारा, स्टील इज सिंगल कंपोनेंट, जो कि नहीं है। ये क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा मेटल है वो कौन सा है, इसमें मेटल यूज़ किया जाता है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और निकेल एंड कॉपर, ये 3 आइटम्स हैं। इन 3 मेटल्स को यूज़ करके अलग अलग प्रोपोर्शन में हम इनको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, इससे एक स्टील हम बनाते हैं। ये स्टील की क्या होती है हमारे पास, शील्ड बना सकते हैं हम, एक जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी एक शीट हमने बना दी है स्टील की, उसमें से हम वायर्स को कट कर सकते हैं, यूटेंसिल्स बना सकते हैं या फिर मशीनरीज बनाने में या अदर पर्पसेस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक क्वालिटी क्या है कि इस पे रस्ट नहीं लगता है, इस पे जंग नहीं लगता है, रस्टलेस है ये। जैसे हमारा जो आयरन होता है उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, लोहे में जंग लगता है, लेकिन ये क्या होता है, रस्टलेस होता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और जो अलग अलग एलॉयज़ हैं इनको मिक्स करके हमारा क्या बनता है, अनयूजुअल हार्डनेस इसके अंदर आती है, टफनेस आती है और रस्ट से रेजिस्ट हो जाता है। ये स्टील को अक्सर क्या कहते हैं हम, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो या तो आयरन की बनी होती है या फिर स्टील की बनी होती है। जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, मशीनरीज यूज़ करते हैं, वो इन्हीं मेटल्स से हमारी बनाई जाती है। जो शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, ट्रक्स हैं या ऑटोज़ हैं, इनको भी सबसे ज़्यादा हम स्टील से ही बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ तक कि सेफ्टी पिन्स जो हैं हमारी या नीडल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं वो भी स्टील से ही बनी होती हैं। ऑयल वेल को ड्रिल करने के लिए स्टील की मशीनरी बनाई जाती हैं और स्टील की पाइपलाइंस भी बनाई जाती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑयल को। इसके साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं उनको माइन करने के लिए स्टील के इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। जो फार्म मशीनरीज होती हैं वो भी मोस्टली स्टील की होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो फ्रेमवर्क किया जाता है वो भी स्टील से ही किया जाता है। बिफोर 1800 AD 1800 एनो डोमिनी से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या थी, वहीं पे लोकेट होती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर की सप्लाई और रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था। लेकिन बाद में आइडियल लोकेशन बनाई गई इंडस्ट्रीज़ के लिए कि जहाँ पे कोल फील्ड्स हैं और जहाँ पे कैनाल्स हैं या रेलवेज़ हैं, वहाँ पे इनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है क्योंकि रेलवेज़ के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आफ्टर 1950 जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या किया गया, उनको लोकेट करना स्टार्ट किया गया लार्ज एरियाज़ पे जहाँ पे फ्लैट लैंड थी, जो सी एरिया के आसपास थे, सी पोर्ट्स के आसपास थे, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था, स्टील वर्क्स को इजी हो गया था और बड़े बड़े जो लार्ज और आयरन के और थे उनको ओवरसीज़ की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता था। इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने डेवलप होना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था और उसके जो एडवांटेजेस थे जैसे कि रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सारे के सारे इंडिया में
हमें पहले से ही मिलते थे। जितने भी इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स थे जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सारे के सारे क्या हैं, 4 स्टेट्स के अंदर ही स्प्रेड हैं हमारे। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, जो मेन सेंटर्स हैं हमारे आयरन के, वो हमारे इन्हीं 4 स्टेट्स में मिलते हैं। आयरन के सोर्सेज, जो आयरन माइंस है मेनली हमें कहाँ मिलती है, इन 4 स्टेट्स में ही मिलती है। इन 4 स्टेट्स में हमें मिलती है। और इसके अलावा भद्रावती, विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, ये इम्पॉर्टेंट स्टील के सेंटर्स हैं जहाँ पे कि क्या है, लोकल रिसोर्सेज को ये यूटिलाइज़ करने का काम करते हैं। और जमशेदपुर में क्या है, 1947 से पहले सिर्फ एक ही आयरन एंड स्टील का प्लांट था जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते थे, जिसको टिस्को कहा जाता था। टिस्को, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1947 ओनली 1 प्लांट, एक ही प्लांट था। कहाँ पे हमारा, जमशेदपुर में। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट था, जो गवर्नमेंट थी उसने इनिशिएटिव लिया और उसने क्या किया, बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट्स को यहाँ पे लगाया। और टिस्को 1907 में साक्ची में स्टार्ट करवाई गई और उसके बाद इसको सुवर्णरेखा और करकई में, झारखंड में इसको स्टार्ट करवाया गया। और उसके बाद साक्ची को नेम जमशेदपुर दे दिया गया। और जोग्राफिकली जमशेदपुर क्या है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली सिचुएटेड है आयरन और स्टील सेंटर्स के आसपास हमारी कंट्री में। साक्ची जो है वो किस चीज़ के लिए सेटअप की गई थी, किस चीज़ के लिए चूज़ किया गया था इसको, स्टील प्लांट के लिए, बहुत सारे रीजंस की वजह से। कौन कौन से रीजंस हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है ये कालीमाटी स्टेशन से, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे पड़ती है, रेलवे ट्रैक पे पड़ती है। और ये क्या है, आयरन और कोल और मैंगनीज़ के जो डिपॉजिट्स हैं जो कि कोलकाता में भी हैं, वहाँ से इसको एक बहुत बड़ी मार्केट मिलती है। और जो टिस्को है उसको क्या मिलता है, झारिया के जो कोल फील्ड्स हैं वहाँ से कोयला मिलता है, आयरन और मिलते हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज़ उड़ीसा से मिलते हैं और छत्तीसगढ़ से मिलते हैं। जो खारकई और सुवर्णरेखा रिवर हैं ये क्या करती हैं, वाटर की प्रॉपर इनको सप्लाई करवाती हैं। और जो गवर्नमेंट है उसने भी इनिशिएट दिया है कि जो एडिक्वेट कैपिटल है इनको डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। और जमशेदपुर है वहाँ पे क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्लांट्स सेटअप किए गए हैं टिस्को के बाद। और वो क्या करते हैं, केमिकल्स को, लोकोमोटिव्स को और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल और वायर को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जो डेवलपमेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, उसने क्या किया है, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के डोर्स को ओपन कर दिया है। लगभग सभी सेक्टर्स में जो इंडियन इंडस्ट्री है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए और अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स कंसिस्ट करते हैं। और कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत में बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा अहमदाबाद का, कि जो गुजरात है वहाँ पे साबरमती रिवर के किनारे पे, बैंक पे भी क्या है, ये लोकेट करते हैं। और जो अहमदाबाद है ये लोकेट करता है। जो फर्स्ट मिल है सबसे पहले कब लगाई गई थी, 1859 में लगाई गई थी। और इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई थी ये इंडिया की, मुंबई के बाद में। अहमदाबाद क्या था, इसीलिए इसको इंडिया के मैनचेस्टर के रूप में, इंडिया के मैनचेस्टर के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फेवरेबल लोकेशंस हैं और फैक्टर्स भी जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो अहमदाबाद है वो क्या करता है, सिचुएट करता है बहुत ज़्यादा क्लोज कॉटन ग्रोइंग एरिया के, और इसीलिए ये हमें इंश्योर करता है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमें इजीली हो जाएगी। और जो क्लाइमेट है वो आइडियल है स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए। और जो फ्लैट टेरेन है वो उनमें क्या है, इजी अवेलेबिलिटी है लैंड की, जो कि सूटेबल है इस्टेब्लिशमेंट के लिए मिल्स की। और यहाँ का जो पॉपुलेशन एरिया है वो बहुत ज़्यादा
डेंस है, बहुत ज़्यादा घना है, इसीलिए महाराष्ट्र में और यहाँ पे क्या दोनों ही जगह पे क्या है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर, दोनों ही तरह के लेबर हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, वेल डेवलप्ड रोड हैं, रेलवे के नेटवर्क बहुत ज़्यादा परमिट करते हैं हमें, ताकि हम क्या कर सकें, टेक्सटाइल को ट्रांसपोर्ट कर सकें डिफरेंट पार्ट्स में जो हमारी कंट्री है वहाँ पे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स है वो क्या हो गई है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत सारी जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो क्लोज हो गई हैं। और ये किस चीज़ की वजह से हुआ है, क्योंकि जो नए टेक्सटाइल सेंटर्स खुल गए हैं हमारी कंट्री में, उनके नॉन अपग्रेडेशन की, उनमें जो मशीनरीज़ हैं उनका कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है इसकी वजह से, और टेक्नोलॉजी का कोई चेंज नहीं हुआ है इसकी वजह से ये क्या हो गए हैं, शट डाउन हो गए हैं। इसके बाद टर्न आती है हमारी ओसाका की। ओसाका कहाँ है, हमारा जापान में है, और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, जिसको कि मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसी तरह से ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से जानते हैं। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं वो ओसाका में बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से इस्टेब्लिश हुई है। एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका ये हमें इंश्योर करवाते हैं कि जो लैंड है वो यहाँ पे कॉटन की जो मिल्स हैं उनके ग्रोथ के लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या मिलता है, हमें वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है, जो कि स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो रिवर योडो है वो क्या करती है, सफिशेंट वाटर की इसे सप्लाई करती है मिल्स को, और लेबर यहाँ पे इजीली मिल जाता है। और यहाँ पे जो पोर्ट्स की लोकेशन है वो इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, जिससे कि रॉ मटेरियल को इजीली इंपोर्ट करवाया जा सके और फाइनल गुड्स को इजीली एक्सपोर्ट करवाया जा सके, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस उसको प्रोवाइड करती है। और जो कॉटन है उसको इंपोर्ट किया जाता है इजिप्ट से और इंडिया में और चाइना और यूएसए से। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता है और उसकी एक गुड मार्केट है, क्योंकि यहाँ का जो कॉटन क्लॉथ है, टेक्सटाइल है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं। और इसीलिए ये क्या बन गया है, एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी बन गया है कंट्री में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ओसाका की है उसने क्या कर दिया है, अदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सीमेंट। इसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, आईटी के नाम से भी जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हमें किस चीज़ के बारे में बताता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डील किस चीज़ के साथ करती हैं कि उनको रॉ मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और इंफॉर्मेशंस को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है अदर इंडस्ट्रीज़ के साथ भी, और अदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो उन्हें किसी दूसरी इंडस्ट्रीज से गैदर भी करनी पड़ती हैं, तो उसे इंडस्ट्रीज़ को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। और आज जो ये इंडस्ट्री है ये बहुत ग्लोबल हो गई है और इसी वजह से टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स होते रहते हैं। जो मेन फैक्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री की लोकेशन को गाइड करते हैं वो क्या है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होना, कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। जो बहुत बड़े बड़े हब्स हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो क्या है, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु, इंडिया, ये इसके मेन हब्स हैं। बेंगलुरु कहाँ है, दक्कन प्लेटू पे सिचुएट करता है, लोकेट करता है, जहाँ पे इसको सिलिकॉन प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सिटी है ये माइल्ड क्लाइमेट के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ जो पूरा साल है थ्रू आउट ऑफ द ईयर यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल माइल्ड रहता है, मतलब कि नॉर्मल रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है। और जो सिलिकॉन वैली है ये क्या है, सांता क्लैरा वैली का एक पार्ट है जो कि रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका के हैं, इसके बिल्कुल नेक्स्ट में लोकेट करता है। जो एरिया है यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर्स क्या होते हैं, रेयरली ही ड्रॉप होता है 0 डिग्री से नीचे। और जो लोकेशन की एडवांटेज हैं सिलिकॉन प्लेट्यू की, बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, ये सभी को आपस में मिलती रहती हैं। और इसीलिए यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी है। मेट्रोपॉलिटन जो सेंटर हैं इंडिया में, जैसे कि बॉम्बे में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में और चेन्नई में, और बहुत सारी अदर सिटीज़ भी हैं जैसे कि गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटर हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। और बेंगलुरु क्या है, एक यूनिक एडवांटेज मिलती है इसको
क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है मिडल और टॉप मैनेजमेंट के टैलेंट की। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इससे रिलेटेड हमें क्या मिलती रहती हैं, टैलेंट, जो स्किल्ड पर्सन्स हैं वो हमें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशंस गैदर करने का, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की इनके अंदर स्किल्स होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि बाय बर्थ इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, तो इसलिए हमें क्या मिलते हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं मैनेजमेंट के टैलेंटेड पर्सन्स। जो बेंगलुरु है ये क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर मिलता है हमें किस चीज़ का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का और आईटी कॉलेजेस का इंडिया में। और जो ये सिटी है इसको कंसीडर किया जाता है डस्ट फ्री, लो रेंट्स के साथ और लो कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ। इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, उसने सबसे पहले अनाउंस किया था आईटी पॉलिसी को 1992 में। और जो सिटी है यहाँ की, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़ी है और वाइडेस्ट भी है। इवन यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है स्किल्ड मैनेजर्स की वर्क एक्सपीरियंस के साथ हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर, दिस इज़ द चैप्टर इंडस्ट्री and I hope you all are understanding very well. Okay, thank you and have a nice day.